हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हैं, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां का उल्लेख है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भागों की। आपके मुख्य भाग 22 हैं, लेकिन उपभागों सहित कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में 22 भाग ना हो और कुल भाग पूछा हो तो 25 भाग आप आंसर करेंगे। और अनुच्छेद 395 की जगह आपको पता होना चाहिए कुल उप अनुच्छेदों सहित कुल 470 अनुच्छेद प्रेजेंट में हो चुके हैं। और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिए हम प्रत्येक की बात करेंगे अलग अलग। भाग वन में आप देखेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक देखेंगे आप भाग 1। और इसी तरह से भाग 2 में देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11। और भाग 3 में देखेंगे आप अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 में आप देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51। और भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क देखेंगे। और भाग 5 में 52 से 151 देखेंगे। और भाग 6 में आप 152 से 237 देखेंगे। और भाग 8 में आप 239 से 242। आप सोच रहे होंगे भाग 7 मैंने क्यों नहीं बोला। मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भाग 9 में आप देखेंगे 243 से 243 ओ तक जाता है। और भाग 10 देखेंगे SC ST के लिए जो है 244 से 244 ए तक। और भाग 11 में 245 से 263। और भाग 14 में 308 से 323। और भाग 15 में 324 से 329 ए तक। और भाग 17 देखेंगे आप 343 से 351। और भाग 18 देखेंगे आप आपात उपबंध, जिसमें है 352 से 360। और भाग 20 देखेंगे आप अनुच्छेद 368। इस तरह से आप महत्वपूर्ण भागों को भी देख लिए। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए आप सभी लोग कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 5 से 11 में जो वर्णन है 5 से 11 का, आप इसे याद कैसे करेंगे? तो इसका एक ट्रिक है, नाग अर्थात नागरिकता, पंचमी अर्थात 5 5 से जो शुरू होता है वह है नागरिकता, और अंत में 11। ठीक है, तो नाग पंचमी से आप याद रखेंगे, नागरिकता शुरू होता है 5 से और कहाँ तक? तो 11 तक। ठीक है, अब भाग 3 जो है, भाग 3 से पहले आप लोगों को मित्रों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। वे तरीके क्या हैं? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देसीकरण से, भूमि अर्जन से। अब देसीकरण क्या होता है? देसीकरण ऐसे विदेशियों को नागरिकता दी जाती है जो पिछले 10 वर्षों तक लगातार भारत में निवास कर रहे किए हों और सरकार से वे देसीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार की। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में आपको मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब मौलिक अधिकार मतलब प्रत्येक नागरिक का जो अधिकार है, और ये अधिकार प्रदान कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान करती है। अब वो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आप जान लीजिए, मौलिक अधिकारों की टोटल संख्या 6 है। अब 6 का आपको नाम और अनुच्छेद सहित बताएंगे वे कौन कौन से अधिकार हैं। पहला हम जानते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच हम समानता का अधिकार देखते हैं। क्या देखते हैं? 14 से 18 समानता का अधिकार देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 है। कहाँ तक है? 19 से 22 है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 से 28।
और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से 30, और इसके बाद लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस तरह से आपके टोटल जो हैं वो क्या हैं, अधिकार है, वो भी कितने, 6 अधिकार हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे है नेक्स्ट आपका टॉपिक मौलिक कर्तव्य। मैंने बताया था भाग 4 क में या 4A में या 51 क, 51 का जो है वो अनुच्छेद है और 4 का जो है वो भाग है। इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। देखिए, अगर आपको जो अधिकार दिए गए हैं तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है कि देश के प्रति अपने कुछ कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। जैसे सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करें, ठीक है, और जो आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं उसमें बसों को या किसी प्लेस को जला के खाक कर दिया जाता है, तो ऐसा कृपया न करें। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कब गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं बता रहा था आपको अधिकारों का उल्लेख, वो यही अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है भाग 5। भाग 5 में आप देखेंगे अनुच्छेद 52 से 151 तक। कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो अब इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो ये करेंगे कि सबसे पहले अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख किया गया, तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, अनुच्छेद 52 में मिलता है। ठीक, और 53 में क्या बताया है, राष्ट्रपति की शक्ति एवं उसके कार्य बताए गए हैं। राष्ट्रपति की शक्ति एवं उसके कार्य किस अनुच्छेद में है, 53 में। देखिए 52 के तुरंत बाद 53, अब राष्ट्रपति जब होगा तो उसे तो उसकी शक्ति भी होनी चाहिए, किसके लिए, तो कार्य करने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 54, अब 54 में अब जब राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया, उसके शक्ति और कार्य का उल्लेख किया गया, तो उसको नियुक्त भी तो करना होगा। वो माध्यम क्या होगा, निर्वाचन। ठीक है, वो माध्यम क्या होगा, निर्वाचन, अनुच्छेद 54। अब एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन से सदस्य लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो वे शामिल होते हैं लोकसभा, कौन कौन, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा। ठीक है, अब एक मैं तरीका बताता हूँ आपको याद करने के लिए। देखिए, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, 3 बातें हैं, और तीनों बातें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सब में सभा शब्द लगा हुआ है। तो आप इसी से जान लीजिए कि जो हमारे सदन है जिसमें सभा लगा है, वहीं आपका हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन करने वाले सदस्य। और ये जो सदस्य हैं वे कौन से लोग सदस्य शामिल होते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। चले, तो राष्ट्रपति पद, शक्ति, कार्य एवं निर्वाचन आपका एक कंप्लीट हो गया। इसके विषय में आगे बात करते हैं कि देखिए आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 52 है। 52 से अगर हम +1 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, 53 में आपको बस इतना करना है कि हमें +1 करना है, 52 से 53। ठीक है, अब समझिएगा 52 में जब ये खुदा है तो 53 आगे है और एक और यानी 100 ऐड करना है आपको, यानी 153 में राज्यपाल होगा। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी तरह राज्यों में राज्यपाल होता है। ठीक उसी तरह कैसे होते हैं, राज्यों में राज्यपाल होता है। ठीक, अब इसकी शक्ति +1 154 में होगी, और निर्वाचन इसका जो होगा वो होगा 155 में। ठीक, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर
महाभियोग जो लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है, ठीक है। और उस सूचना पत्र पर सदन के 1/4 सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद उस सदन में दो तिहाई दो तिहाई बहुमत से उस सदन की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी, ठीक है। और उसे अगले सदन में भेज दिया जाएगा। अगले सदन मतलब यदि लोकसभा में पहले हुआ है तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, यदि पहले राज्यसभा में हुआ है तो उसे लोकसभा में भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसीजर होता है। अब प्रोसीजर ये है कि जब वो अगले सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में वह स्वयं अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार रखता है, ठीक है। उस सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति पर जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है वो चीज सही पाया गया तो क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया उसी टाइम पूरी समझ ली जाएगी, ठीक है। और जैसे ही दोनों तो जिस टाइम वो प्रक्रिया पूरी होगी उसी टाइम महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाते हैं और राष्ट्रपति का पद उसी टाइम से रिक्त हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, एक प्रश्न और इससे बनता है कि पहले किस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश होता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पहले किसी सदन में नहीं, ठीक है। वो कोई भी सदन हो सकता है, ये नहीं कि पहले लोकसभा में होगा तो लोकसभा में ही होगा, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में भी पहले हो सकता है और लोकसभा में भी पहले हो सकता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले चलाई जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्षमादान। राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए आप लोग फिगर देख रहे होंगे कि ये राष्ट्रपति का जो फिगर है, राष्ट्रपति की इतनी ताकत होती है कि जो कोई क्राइम किया हुआ व्यक्ति है, अगर वो राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति किसी कारणवश क्राइम कर दिया है तो वो क्या करेगा, इसे व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। क्षमादान का मतलब अगर मृत्यु दंड उसे दे दिया गया है तो उस मृत्यु दंड को क्षमा दिया जा सकता है। तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 72 में चीज दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा, अनुच्छेद 123, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है बशर्ते उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो वेतन उपराष्ट्रपति पद का नहीं होता है। वो वेतन किसका नहीं होता है, उपराष्ट्रपति पद का नहीं होता है। वो वेतन होता है राज्यसभा के सभापति का वेतन होता है। किसका वेतन होता है, राज्यसभा के सभापति का वेतन उसे दिया जाता है, ठीक है। और इसका राज्यसभा के सभापति के रूप में उसके कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 64 में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रेजेंट वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, एवं देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हम इंतजार करते हैं, आपके सभी कमेंटों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का,
प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 74 में मिलता है, और इसमें -11 कर देने पर, -11 मैंने कहा था पीछे भी 100 और यहाँ भी 100 रहेगा, -11 करने पर 163 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 163। हालांकि इसमें हम अगर -11 करते हैं तो 63 ही प्राप्त होगा। तो 63 ये प्लस 100 कि 163 मंत्रिमंडल का उल्लेख करता है। ठीक, और प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 करता है, और उसमें -11 करने पर मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है, यानी 164 में। इसी तरह से महान्यायवादी का उल्लेख 76 में है, और -11 यानी 165 में महाधिवक्ता है। अब यहाँ दो चीज आप देख रहे हैं, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ठीक है, दो बात देख रहे हैं। तो ये महान्यायवादी जो है क्या है, ये केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है, और महाधिवक्ता जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करता है। महान्यायवादी जो होता है वो मुख्य वकील होता है किसका? तो प्रधानमंत्री का, और महाधिवक्ता जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। ठीक, ये बात क्लियर कर लीजिए आप लोग दिमाग में अपने। अगला है, देखिए, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। आप इसे याद करेंगे सरल। किससे याद करेंगे? सरल। सरल का कहने का मतलब ये है कि पहले 100 यानी संसद, फिर र अर्थात राज्यसभा, ल अर्थात लोकसभा। ठीक है, और अनुच्छेद कैसे याद रखेंगे? 79, 80, 81। ये क्रम से आप याद रखेंगे, कभी जिंदगी में आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा का उल्लेख 80 में, और लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। इसी तरह से -11 करने पर 168 में विधान मंडल का, और 170 में विधानसभा का, और 175 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ सभी राज्यों में विधानसभा तो है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को समझाते हैं इसके विषय में थोड़ा सा। पहले इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं, विधान परिषद के विषय में आगे बताते हैं। अनुच्छेद 100 जो है वो निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान करता है, निर्णायक मत का उल्लेख करता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन जो होता है वह अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये दोनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 110 की। अब अनुच्छेद 110 जो है, देखिए आप धन अधिवेशन देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है धन अधिवेशन, यानी धन विधेयक, यानी धन विधेयक। और आप इसी के जस्ट आगे अनुच्छेद 117 में देख रहे हैं वित्त विधेयक। अरे वित्त माने भी तो धन होता है, और धन माने भी वित्त होता है। ठीक, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, यानी दोनों वित्त विधेयक यानी धन विधेयक है। ठीक, अंतर क्या है वो समझाता हूं आपको। जो धन विधेयक है ये जो है धन जुटाने के लिए किया गया कार्य होता है। धन जुटाने के लिए, किसके लिए? धन जो जुटाने का कार्य है, जैसे टैक्स वैक्स हो गया, टैक्स से फिर सारे कार्य जो होते हैं धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात होगी वित्त विधेयक की। तो वित्त विधेयक में जो धन खर्च किए जाते हैं वे खर्च का उल्लेख करते हैं। वित्त विधेयक किसका उल्लेख करते हैं? तो खर्च का उल्लेख करते हैं। ठीक, समझ में आ गई होगी बात, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक में। अब बात करेंगे आगे बजट की। ठीक है, बजट का उल्लेख जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। किसमें किया गया है? 112 में। और बजट में क्या होता है? अगले एक वर्ष, अगले एक वित्तीय वर्ष, इसमें अगले एक वित्तीय वर्ष में, यानी वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से
1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम होता है, इसके लिए जो आगे कार्य का निर्धारण होता है कि किस मद पर कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, वो पहले से ही निर्धारित कर लेना क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान, उसी सब का लेखा करना ही लेखा अनुदान कहलाता है। ठीक है। आगे है प्रश्न। अब देखिए हम आपसे बात करते हैं, कुछ जो छूट गया था वो विधान परिषद छूट गया था, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो विधान परिषद जो है, इसके लिए मैं आप सभी को एक ट्रिक बताता हूं। तुम कब, सॉरी, तुम ऐसे ही लिख लीजिए, हालांकि कैपिटल ही लिखना चाहिए था। तुम कब, ठीक है, फिर से लिख देता हूं, तुम कब। ये जो है स्पेलिंग 3 डिजिट, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, के फॉर कर्नाटका, ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर बिहार। ठीक है ना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। कहाँ क्या है? विधान परिषदें। ठीक, याद रखिएगा। टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, के फॉर कर्नाटक, ए फॉर आंध्र प्रदेश, बी फॉर बिहार। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो इन्हीं राज्यों में केवल विधान परिषदें हैं और किसी राज्य में विधान परिषदें नहीं। एक राज्य जेएनके होता था जिसमें कि विधान परिषदें थी, बट अब इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, क्योंकि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषदें नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी विधान परिषद की सीटें नहीं होंगी। अब देख लीजिए, आप फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, आप देख लीजिए, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मैंने जैसा कहा जम्मू कश्मीर नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और लास्ट में जो ऊपर है वो कौन सा है? बिहार है, जहां पर ये द्विसदनात्मक विधान परिषद है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है, और अनुच्छेद 131 के तहत उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं कैग। एक शब्द आया है कैग। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में से कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये क्या करता है? सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का 1 वर्ष का ये लेखा करता है। क्या करता है? 1 वर्ष का पूरा उनका लेखा तैयार करता है। प्रेजेंट में कौन है इस समय कैग? आप कमेंट करके बताएंगे? नहीं तो मैं बता देता हूँ, गिरीश चंद्र मुर्मू है इसमें प्रेजेंट में कैग। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे राज्यों में हाई कोर्ट जो होता है, राज्यों में हाई कोर्ट होता है, उसका उल्लेख 214 में किया गया, और उसका गठन जो किया गया है 216 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक, अब आगे बात करते हैं केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर कानून बनाने का किसको प्रावधान मिलता है? केंद्र को मिलता है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 250। आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद। अनुच्छेद 262 जो है किसका उल्लेख करता है? नदी जल विवाद का उल्लेख करता है। अब नदी जल विवाद आप लोग जानते हैं कि नदियां जो होती हैं कई राज्यों से बहते हुए गुजरती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक राज्य यहाँ है और एक राज्य यहाँ है, तो ये राज्य क्या करता है? अपनी सीमा पर डैम बनाकर विद्युत उत्पादन करने लगते हैं, जिससे पानी की जो पूर्ति है इस राज्य को नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये नदी जल विवाद इन दोनों राज्यों के बीच उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत। अब वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत है। वित्त आयोग क्या करता है? टैक्स का बंटवारा करता है। टैक्स का बंटवारा करता है कि कहां से कितना टैक्स प्राप्त हुआ।
और प्रेजेंट में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है प्रेजेंट में। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 352 अखिल भारतीय सेवा। आप लोग सभी लोग जानते होंगे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो इसमें आईएएस, आईपीएस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आईएफएस में लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस भी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होता है। तो यहाँ पे जो आईएफएस है वो है इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इन तीनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। सब कुछ तो हो गया, अब निर्वाचन भी होना चाहिए। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब राजभाषा की बात करते हैं। राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है और कौन सी राजभाषा है? हिंदी। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। मैंने राष्ट्रभाषा नहीं कहा, मैंने क्या कहा? राजभाषा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे है आपातकाल। आपातकाल में आप देख रहे होंगे अनुच्छेद 352, 356, 360, ये तीन चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात जो होता है किन परिस्थितियों में लगता है? राष्ट्रीय आपात उन परिस्थितियों में लगता है जब देश पर किसी दूसरे देश द्वारा आक्रमण कर दिया गया और आंतरिक अशांति के कारण भी लगाया जाता है आपातकाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत में आपातकाल कब कब लगाए गए हैं। ठीक है, और वो कौन से आपातकाल हैं? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति शासन जो है अक्सर किसी न किसी राज्यों में लगते रहते हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की। तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत सर्वप्रथम 1962 में लगाया गया, दूसरी बार 1971 में लगाया गया और तीसरी बार 1975 में लगाया गया। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में जो लगा था वो लगा था भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जो 1975 का लगा वो क्यों लगा? वो आंतरिक अशांति के कारण लगा था, इंदिरा गांधी की वजह से। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से ये 1975 का आपात लगा था। तो इस समय जो हुआ था वो जोरों पे था संजय गांधी के नेतृत्व में पुरुष नसबंदी अभियान। पुरुष नसबंदी अभियान जो चलाया गया था किसके द्वारा? संजय गांधी जो इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं, इनकी बदौलत। और दूसरी बात, यही केवल अकेला नहीं कारण अगला है चुनाव का इनके द्वारा स्थगन, इंदिरा गांधी के द्वारा चुनाव का स्थगन। और तीसरा कारण है नागरिकों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, नागरिकों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चौथा कारण है इंदिरा गांधी के विरोधी जो थे, विरोधी दल के जो भी सदस्य थे उनको कैद कर लिया गया, उनको कैद कर लिया गया। और अगला कारण है प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस पर ही प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया था, जिसके कारण उस टाइम देश में अशांति उत्पन्न हुई और आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात लगाया ही जाता है और उस टाइम राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। ठीक, 1956 राष्ट्रपति शासन कई बार हर राज्य में लगाया गया है, सबसे पहले पंजाब में लगाया गया। ठीक, अब बात करते हैं 360 वित्तीय आपात भारत में अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है। और अगला अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 368 है और इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। अब एक प्रश्न यहाँ आता है, राष्ट्रीय आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया, यानी छुआछूत का अंत बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली बताई गई है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने ऊपर ही
बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 1 में राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्य का क्या होगा? एक संघ होगा। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। राज्य का निर्माण और सीमाओं का नाम परिवर्तन जो होगा अनुच्छेद 3 के तहत होगा। पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधनों में 2 और 3 के अधीन बनाई गई है। और अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है, के बारे में उल्लेख करता है। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का होना आवश्यक है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना संसद द्वारा नागरिकता का अधिकारों का बना रहना। ठीक है, अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। और अनुच्छेद 12 में है राज्य भाषा का उल्लेख। और अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों का न्याय संगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, और इसी तरह अनुच्छेद 51 क में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, ये सब आप देख ही लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख जो है 56 में है, ये सब देख ही चुके हैं आप लोग। 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। 61 में महाभियोग हैया है। और 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। 64 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पद सभापति होगा। इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता दिखाई दिए हैं। उपाधियों का अंत 18 में है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19 में है। 19A में सूचना का अधिकार है। 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे बात कर लेते इधर। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर भारत के लिए उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें और देख लीजिए अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं संरक्षण है। 23 में मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने और जोखिम भरे कार्य पे लगाना प्रतिबंधित किया गया है। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसकी संविधान की आत्मा है। ग्राम पंचायतों का गठन 44 में, समान नागरिक संहिता 44 में है। क्षमादान की शक्ति 72 में बताया ही गया है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह देने की मंत्रिपरिषद है, सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध है। 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। और 79, 80, 81 सब बताई दिए हैं आप लोगों को, ध्यान से इसे देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू।